हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPAS 186 करवाऊंगी। इसका फर्स्ट पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने स्ट्रेस की डेफिनेशन आपको दी थी, कॉजेज़ किस तरीके से स्ट्रेस हो सकता है, ये सब चीज़ें अभी हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगी, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के ना, जो स्ट्रेस है वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह सुनने को मिलता है, फैमिली में, घर में, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेज, सब जगह ये स्ट्रेस वर्ड सुनने को मिलता है। तो इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि कोई स्ट्रेस में है या नहीं है। स्ट्रेस कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट इंक्लूड्स बिहेवियर, कॉग्निशंस, इमोशंस एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। जो स्ट्रेस है ना, उसका आपका बिहेवियर भी बता सकता है, आपका बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाए, इरिटेट से हो जाए या परेशान लगे। जो कॉग्निशन इमोशंस होते हैं, मतलब कि सोचने की कैपेबिलिटी, थॉट्स को एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी, सोच पाना, किसी चीज़ को भूल पाने की पावर, तो ये सब चीज़ें जो होती है ना वो कॉग्निशन में आती है। इसके अलावा जो फिजिकल हेल्थ है उसके भी ऊपर आपके साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे हेडेक हो जाना, मन कहीं पे भी ना लगना। तो इस तरीके से दो स्ट्रेस विल हैव अ डिफरेंट effects on different individuals and each individual will react to stress in different way। तो जो स्ट्रेस है ना, उसका हर किसी के ऊपर एक अलग तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है और सबका जो रिएक्ट करने का तरीका होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ आपको सिम्टम्स दे रखे हैं, सर्टेन सिम्टम्स दैट कैन बी रिलेटेड विद द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको सिम्टम्स दे रखे हैं, टोटल 4 सिम्टम्स दे रखे हैं और सबको डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। जैसे फर्स्ट दे रखा है बिहेवियरल सिम्टम, सेकेंड वन इज कॉग्निटिव सिस्टम, थर्ड वन इज सिम्टम्स, थर्ड वन इज इमोशनल सिम्टम एंड नंबर फोर्थ इज फिजिकल सिम्टम्स। तो यहाँ पे आपको कुछ स्ट्रेस के सिम्टम्स दे रखे हैं, वन बाय वन इनको समझते हैं। फर्स्ट आपको दे रखा है बिहेवियर सिम्टम। तो ये कैसा सिस्टम होता है, बिहेवियर सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस इंक्लूड्स परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस, इंडल्ज इन द सब्सटेंस यूज, फोन टू एक्सीडेंट, प्रोन टू एक्सीडेंट और नर्वस मैनिफेस्टेशंस, पुअर टाइम मैनेजमेंट, डिस्प्लेसिंग चेकिंग रिचुअल्स, चेंजिंग इन एपेटिटी। देखिए ये चीज़ें क्या होती है बिहेवियर सिस्टम में, मतलब कि जो आपका खाने पीने का टाइम है वो कोई भी फिक्स ना हो, उसमें चेंजेस आ जाए, या फिर जो आपकी परफॉर्मेंस है, पहले बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट दे पाते थे और फिर आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आपका इम्पैक्ट देखने को मिल जाए, ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे, टाइम मैनेजमेंट आपका बिल्कुल भी अच्छे तरीके से नहीं है। सपोज आप सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि आज के दिन में आपको 5 to 6 आवर्स पढ़ना है, लेकिन आप पढ़ 1 घंटे भी नहीं पाए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर में दिखते हैं। इसके अलावा खाना पीना ठीक से ना होना, या फिर बहुत स्पीड से कोई चीज़ को खा रहे हैं, स्ट्रेस में है तो आपको नहीं पता कि कितना खा चुके हैं और कितना ज़्यादा आप अभी खाए जा रहे हैं, या फिर कोई चीज़ बहुत तेज़ तेज़ आप चल रहे हैं या बहुत तेज़ तेज़ किसी चीज़ को समझा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपके बिहेवियर सिम्टम्स में आती है। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव सिस्टम। तो कॉग्निटिव सिस्टम का मतलब क्या हो गया, जो आपके थॉट से रिलेटेड हो, जो लैकनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो थिंकिंग में, मतलब कि आप ठीक तरीके से सोच के डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपके थॉट्स अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं। कोई पॉइंट आपको सपोज कि आप किसी को वो चीज़ समझाना चाहते हैं, लेकिन आपके पास में वो थॉट्स नहीं है, वर्ड्स नहीं है जो उससे आप उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, या फिर कोई चीज़ है वो बार बार भूले जा रहे हैं, या कुछ जो भूलना चाहते हैं वो नहीं भूल पा रहे और बाकी सब कुछ भूल रहे हैं, या फिर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, मानिए कंसंट्रेशन नहीं हो पाता क्लास में, कॉलेज में, या घर पे कुछ टॉपिक है, कोई बात चल रही है, उस पर आपका फोकस नहीं हो पाता, या फिर जो भी जजमेंट होती है वो लैकनेस हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉग्निटिव सिम्टम्स में आती है। मतलब कि इन शॉर्ट की जो चीज़ आपको एग्जैक्टली करनी चाहिए वो ना करके आप बहुत कुछ अलग अलग करें, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, सही और गलत को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है लेकिन फिर भी आप उसको रोक नहीं पा रहे। तो ये सब चीज़ें आपकी कॉग्निटिव सिम्टम्स में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इमोशनल सिस्टम। तो इमोशनल सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि फ्रस्ट्रेशन हो जाना, किसी से भी आप छोटी छोटी बातों पे लड़ने लग जाएं, फ्रस्ट्रेट से रहें, इरिटेट से आप रहते हैं, या फिर आपको लगे कि आप यूजलेस, आप किसी काम के नहीं है, ऐसी चीज़ें जो होती है वो इमोशनल सिम्टम्स में आती है। या फिर आपको बहुत ही अकेला अकेला या डिप्रेस सा फील हो रहा है कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, एक अलग सी परेशानी आपको रह रही है। तो ये सब चीज़ें आपकी इमोशनल सिम्टम्स में आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में फिजिकल सिम्टम्स। फिजिकल सिम्टम्स वो जो चीज़ आपको बाहर से फिजिकली इफेक्ट करती है, जैसे कि हेडेक हो रहा है, माइग्रेन है,
या फिर एनर्जी की कमी हो रही है, आप बहुत ही थका थका सा फील कर रहे हैं, कुछ भी काम करने का आपका मन नहीं हो रहा, आपका स्टमक अपसेट है क्योंकि आपने ठीक से डाइट नहीं लिया है, या फिर जो खाने का टाइम था वो बिगड़ गया आपका, या फिर बेहिसाब खाया जा रहा है, आपको ये नहीं पता कि आपको कितनी भूख है और कितनी भूख नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपकी फिजिकल सिम्टम्स में आती हैं, जहाँ पे लो लेवल ऑफ एनर्जी हो गया, स्टमक अपसेट हो गया, या फिर हेडेक या माइग्रेन हो गया, या फिर पेन है, आपको कहीं पे दर्द हो जाता है, चेस्ट पेन होता है, या फिर जो भी हार्ट बीट है वो आपकी बहुत बढ़ गई है, तेज हो रही है। तो ये सब चीजें आपकी फिजिकल सिम्टम्स में आती हैं, जिसमें आपको फिजिकली काफी ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस में टोटल मैंने चारों आपको समझा दिए। फर्स्ट हो गया बिहेवियर सिस्टम, सेकंड वन इज कॉग्निटिव सिस्टम, थर्ड वन इज इमोशनल सिस्टम, और नंबर फोर्थ इज फिजिकल सिस्टम। सिम्टम्स हैं ये। हाँ, तो ये चारों टाइप के सिम्टम्स आपको करने हैं। इसके बाद में ना यहाँ पे आपको टेबल दे रखी है, जिसमें फिजिकल दे रखा है, साइकोलॉजिकल दे रखा है, इमोशनल दे रखा है और बिहेवियर सिम्टम्स दे रखे हैं। तो इनमें क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं, तो ये सब देख लीजिए। फिजिकल में जैसे जो चीजें आपको बाहर से दिख रही है, यहाँ पे टेंजिंग ऑफ आर्म्स एंड लेग मसल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया, या फिर हेडेक हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, ड्राई माउथ हो जाता है, पेन होता है और कोल्ड स्वेटिंग हो रही है। तो ये सब चीज़ें, अब्डोमिनल क्रम्प्स हो गए, तो ये सब चीज़ें एक स्ट्रेस का ही एग्जाम्पल होता है। और स्ट्रेस आपको किसी भी वजह से हो सकता है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स उसके लिए वर्क करते हैं। तो स्ट्रेस आपको किसी भी तरीके से हो सकता है। अब साइकोलॉजिकल में क्या चीज़ें आती है, जैसे आप बहुत ही अपसेट सा फील कर रहे हैं, सब कुछ है पास में, सब कुछ बहुत अच्छा सा है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही परेशान से हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ हो रही है आपके साथ में। इसके अलावा जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा लूज हो गया, खुद पे यकीन नहीं रहा है। उसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत ही वीक हो गई है, आपको नहीं समझ में आता कि डिसीजन आप कैसे बनाएं, सही गलत का डिफरेंस आपका खत्म हो गया। तो ये सब चीज़ें आपके पास में साइकोलॉजिकल में आती है। इसके अलावा जो थॉट्स हैं वो यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है थॉट्स के ऊपर, कभी भी कुछ भी सोच पा रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है आपके साथ में। तो ये सब चीज़ें साइकोलॉजिकल और इमोशनल में आती है। इमोशनल्स में जैसे कि किसी से जेलसी होना, और या फिर इम्पेशेंट होना, कोई आपको सुसाइडल फीलिंग आ रही है कि मरने का मन करे, फीलिंग्स आपकी बहुत ही अजीब अजीब सी हो गई हैं, एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, एंगर हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी सिम्टम्स होते हैं स्ट्रेस के। नेक्स्ट बिहेवियर स्ट्रेस में जैसे कि कोई चीज़ ना आपकी एक तरीके से हैबिचुअल में आ जाए, और जैसे कि आप सो नहीं पा रहे हैं ठीक तरीके से, या फिर आपकी नींद बहुत ज़्यादा हो रही है तो भी, और या फिर नींद में कमी हो रही है, इस वजह से भी ये स्ट्रेस हो जाता है। या फिर जो आपका टाइम मैनेजमेंट है ना वो काफ़ी अच्छा नहीं है। टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है मतलब कि आपको पता है कि आपको इतने आवर्स को यूटिलाइज़ करना है, लेकिन आप नहीं यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं, तो उस टाइम पे ना आप खुद से इरिटेट से हो जाते हैं। ये चीज़ मेरे साथ कई बार होती है, मतलब कि कई बार होता है कि टारगेट सेट करो लेकिन वो अचीव नहीं हो पाता। वैसे तो मैं डेली बेसिस पे टारगेट सेट करती हूँ और सबको ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि बड़े टारगेट्स जब हम बनाते हैं ना तो वो अचीव नहीं हो पाते। तो डेली बेसिस के टारगेट्स को कंप्लीट करने का ट्राई करना चाहिए, बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है घर के अकॉर्डिंग या कैसे भी, तो नहीं हो पाता। तो उस टाइम पे ना काफ़ी इरिटेट हो जाता है इंसान, कोई भी हो सकता है कि ये चीज़ हम क्यों नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं बिहेवियर में। तो ये कुछ सिम्टम्स है आपको स्ट्रेस के, जिसमें 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और चारों ही पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको लिखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आता है हमारे पास टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेस के बाद में नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या हो गया कि जो भी आपके पास में टाइम है, 24 आवर्स का जो टाइम होता है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। यूटिलाइज करने का मतलब ये है कि जो इफेक्टिव वे में उससे आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही हर वक्त टाइम को मैनेज करना होता है। आप कोई भी जो काम कर रहे हैं ना, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, तो उसको कितने अच्छे तरीके में उस टाइम को यूटिलाइज कर पाते हैं, टाइम का मैनेजमेंट कर पाते हैं, ये चीज़ आपकी टाइम मैनेजमेंट में आती है। तो टाइम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ टाइम। तो बेस्ट जो भी आपका टाइम होता है ना, उसका बेस्ट से बेस्ट वे में यूज करना, वो एक टाइम मैनेजमेंट होता है। इट इज़ अ कंसेप्ट दैट डील्स विद द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइम। It means the practice of using the available time is useful or and effective way, especially in work। अब तो मतलब टाइम मैनेजमेंट में बेसिकली क्या चीज़ है, जो आपके पास में टाइम अवेलेबल है ना, उसको कितना इफेक्टिव वे में आप यूज़ करते हैं। जैसे कि वैसे तो सबको पता है कि 24 आवर्स का टाइम सबको डेली बेसिस पे मिलता है, लेकिन
कई बार क्या होता है कि हमारा हाफ से ज़्यादा दिन निकल चुका है और जो बचा हुआ टाइम होता है ना, आधा दिन वैसे निकल जाता है काम में या स्ट्रेस में किसी किसी तरीके से, और जो बचा हुआ आधा दिन होता है वो हम इस सोच में निकाल देते हैं कि अब तो निकल गया दिन, अब हम क्या करेंगे। कई बार इसी वजह से होता है कि जो हमें टारगेट्स लेने होते हैं या कुछ काम करना होता है तो हम नेक्स्ट डे पे डाल देते हैं, और आपको पता है सबको कि कल तो कभी भी नहीं आता, हमेशा हम उस चीज़ को ना पोस्टपोन करे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। एक्चुअल में करना क्या चाहिए कि जो भी आपके पास में टाइम बच रहा है, चाहे दिन के जो आपको सोने का जो आपका टाइम है उसके हिसाब से, अगर चाहे आपके पास में 3 घंटे हो, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटे हो, तो उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे अभी आपके सबके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो आप में से बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बुक्स को देख के, सिलेबस को देख के कई सोचते भी होंगे कि काश हम पहले पढ़ लेते। तो अभी ये जो काश वर्डन है इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो अभी ये चीज़ आप कर सकते हैं कि जितना आपके पास में टाइम बचा है उसको बेस्ट से बेस्ट वे में यूज़ किया जा सके, ताकि एटलीस्ट ये टाइम निकलने के बाद में तो आपको कम से कम ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए ना कि हाँ हमने ये टाइम को कहीं पे यूज़ नहीं किया या यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो यही चीज़ें टाइम मैनेजमेंट में आती है। अब यहाँ पे बता रखा है, चाहे आप अपने लिए काम करते हो या फिर खुद कोई गवर्नमेंट इंडस्ट्री है या फिर इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सर्विस दे रहे हैं आप, कोई भी मतलब कोई भी किसी के लिए भी, अगर या तो आप अपने लिए काम करते हो या फिर आप पैसों के लिए काम करते हैं, मतलब कि सोर्स ऑफ अर्निंग आपके पास कोई होना चाहिए। तो हर एक चीज़ में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि आपको ना जो भी चैलेंजेस मिलते हैं उसको एंजॉय करो। स्ट्रेस कम रहेगा तो ऑब्वियसली खुश रहेंगे ना, तो उतना ज़्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझा रखी हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट मीन्स द एफिशिएंट यूज़ ऑफ आर रिसोर्सेज। इसके अलावा जो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं उनका एफिशिएंट वे में यूज़ करना, टाइम को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना इन सच अ वे दैट वी आर इफेक्टिव इन अचीविंग इंपॉर्टेंट पर्सनल गोल्स। तो जो भी आपके पर्सनल गोल्स होते हैं, जो भी आपने सेट करे होते हैं पर्सनल गोल्स, तो वो टाइम रहते आप उसको अचीव कर पाएँ, तो इस तरीके से टाइम को डिवाइड करना चाहिए। तो ये चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। किसी चीज़ को प्लानिंग करना, किसी चीज़ को एनालाइज करना, पहले किसी को समझा फिर आपने प्लान करा, उसके बाद में दोबारा से री एनालाइज किया फिर प्लानिंग करी। जैसे कि मानिए आपके पास ना 7 चैप्टर्स हैं जो कि आपने 5 दिन पहले देखे थे कि आपके 7 चैप्टर्स हैं और आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो वो उनको आपको पढ़ना है। तो आपने क्या किया, उन 7 चैप्टर्स को डेज के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, लेकिन फिर से 2 दिन किसी तरीके से आपने वेस्ट कर दिए, तो फिर जो आपका 3 दिन का टाइम था उसमें आपने उन चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ ना स्ट्रेटेजीज बनाते रह जाते हैं और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से भी हमारा जो टाइम है ना काफ़ी अच्छे तरीके से वेस्ट हो जाता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको समझा रखी हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये समझा दिया मैंने। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एन इंडिविजुअल रिमेन्स इन्वॉल्व इन मल्टीपल टास्क। अब हर किसी के पास ना डेली बेसिस पे बहुत सारे मल्टीपल टास्क होते हैं। कभी घर पे कोई काम बता दिया, कोई आपका कोई पर्सनल काम हो सकता है, और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे आप अगर एक बार चले जाते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसमें जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके अलावा जो जॉब रिलेटेड ड्यूटीज़ होती हैं, घर के कुछ काम हो गए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो गई, जैसे कि मूवी देखना, पार्टीज़ को अटेंड करना या फ्रेंड्स के साथ में घूमना, फैमिली के साथ में घूमना, तो ये सब ना एक इंसान की डेली के पार्ट्स होते हैं, डेली के काम होते हैं ये, जो सबको ही करने होते हैं। आप इनको कितना अच्छे से आप मैनेज कर पाते हैं, तो ये चीज़ आती है आपकी टाइम मैनेजमेंट में। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे क्या बता रखा है, इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन्वॉल्व्ड इन मल्टीटास्किंग, स्पेशली अ वर्किंग वुमेन, जस्ट टू क्वेट एन एग्जांपल, हु इज द पोजीशन ऑफ द manager in a bank, has multiple tasks to carry out, not only to improve performance, productivity at work, but also to balance personal and professional lives to avoid stress। तो यहाँ पे क्या चीज़ बता रखी है, जो लोग ना मल्टीटास्किंग होते हैं, जिनके पास में काम भी होता है और प्लस घर फैमिली भी देखनी पड़ती है और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो उनके पास उनको बहुत सारे टास्क को एक साथ कैरी करना पड़ता है, प्लस उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करना है, प्रोडक्टिविटी भी देखनी है, प्लस जो बैलेंस करना है, जो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही वर्क्स को भी बैलेंस करना है। और इस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है या इस तरीके से बैलेंस करना है कि स्ट्रेस ना हो, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो वो आपको डैमेज करेगा, उससे आपको कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। तो यही चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी है। कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है। There are certain characteristics of time. It is measured in unit. Every individuals get the same amount of time each day. तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि डेली सबको 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, कौन किस तरीके से उन आवर्स को यूटिलाइज करता है, ये चीज़ मैटर करती है कि किसको कैसी सक्सेस मिलेगी। In this regard, merit in of activities and tasks are performed according to the schedule time and may be meeting in the office's lunch break, working hours, etc. is rightly stated. Time and tide
टाइड वेट फॉर नन। तो यहाँ पे एक कोटेशन दे रखा है कि जो समय और लहरें हैं ना वो किसी का वेट नहीं करती। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि जैसे ना आप टाइम जो भी है ना उसको आवर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए या टास्क के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दीजिए। जैसे जब आप स्कूल जाते हैं तो आपके पीरियड्स डिवाइड होते हैं। अगर मानिए आपका ऐसे टाइम टेबल नहीं बनाओ कि इस टाइम पे इस सब्जेक्ट का पीरियड है, इस टाइम पे आपको ये चीज़ पढ़नी है, इस टाइम पे आपका लंच ब्रेक है, इस टाइम पे आपका ग्राउंड पीरियड है, पीटी पीरियड है, तो ये चीज़ अगर नहीं होती है ना तो काफ़ी कुछ शफल हो सकता है कि डेली कितना पढ़े कितना नहीं पढ़े। तो टाइम टेबल होने से और चीज़ों को यूटिलाइज करने से प्लानिंग के साथ में तो आप काफ़ी अच्छे तरीके से आवर्स को अपने यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो आपका टाइम बचा उसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को एग्जाम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, किसी की लर्निंग ईजी होती है, किसी को रीडिंग में टफ लगता है, कि कोई लिखने में काफ़ी अच्छा होता है, तो सबको अपनी स्किल्स पता होती है। तो उस अकॉर्डिंग अगर वो चीज़ समझें और उसके बाद में उस प्लानिंग के साथ में उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करें तो कोई भी ईजिली सक्सेस पा सकता है। यही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है टू द प्रायोरिटाइज टास्क ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंस एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इंपॉर्टेंट लिमिटेड सोर्सेज। और कई बार ऐसा होता है जब ना हम टाइम टेबल नहीं बनाते या फिर चीज़ों की प्लानिंग के साथ में टाइम को सेट नहीं करते तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो दिन में आप एक्स्ट्रा कर देते हो, फालतू में कर देते हो, और जो काम का काम रहता है ना वो कई बार रह जाता है। तो ऐसा भी ना हो इसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब आपको जो जो डेली बेसिस के टास्क पूरे कंप्लीट करने होते हैं, जब आप उनको अचीव करते हैं ना तो एक अलग ही तरीके की खुशी आपको मिलती है, प्लस जो एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको मिलती है। दे बैलेंस देयर, और जो टाइम को मैनेज करते हुए चलते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ में, तो वो काफ़ी जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ होती है ना वो विदाउट एनी स्ट्रेस रहती है। क्योंकि स्ट्रेस जब रिस्पॉन्सिबल होता है सिचुएशन के ऊपर, लेकिन जब आपने टाइम मैनेजमेंट कर लिया, हर चीज़ को यूटिलाइज कर लिया कि इस यह जगह इतना टाइम देना है, इस काम को इतना टाइम देना है, तो वो चीज़ जब आप पहले ही यूटिलाइज करें तो स्ट्रेस आने के कहीं पे सवाल ही नहीं उठता है। इसके बाद में यहाँ पे कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट का दे रखा है। इट इज़ एविडेंट दैट टाइम मैनेजमेंट एम्पावर्स एंड इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि असाइन स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स टू डिजायर्ड एक्टिविटीज़ एज पर देयर इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटीज़। तो आप यहाँ पे ना कुछ आपको टेक्निक्स दे रखी है, आप टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आपको बता रखा है कि जो भी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी आपको पूरे दिन में जो जो काम करने होते हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर सकते हैं। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दिन के हिसाब से कि तो वो चीज़ आपने पहले कर ली और बाद वाले काम को बाद में कर लिया। जैसे एग्जांपल, अभी आपके टोटल सबके 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो अब उन 8 सब्जेक्ट्स में से कुछ के एग्जाम काफ़ी कॉन्टिन्यूशन में पहले आ रहे हैं और कुछ के एग्जाम्स के बीच में ना काफ़ी गैप है। तो आपने स्मार्टली चीज़ों को क्या करा, डिवाइड कर लिया। अभी जिन एग्जाम्स में टाइम है, जिसकी बुक्स में अभी टाइम है, मतलब कि जिसमें अभी एग्जाम में आपको एक तो गैप काफ़ी ज़्यादा मिला है, प्लस अभी टाइम है उस एग्जाम में, तो आपने क्या किया, जिनके एग्जाम पहले हो रहे हैं उनको आपने पहले पढ़ लिया। तो इससे क्या है, इंपॉर्टेंस आपने दे दी। अगर अभी भी आप इक्वली सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं कि आपके 8 सब्जेक्ट है, डेली बेसिस पे 1-1 घंटा तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट को देंगे, तो इससे क्या होगा, ये बेवकूफ़ी होगी। आप टाइम भी लगा देंगे और वो चीज़ आपकी यूटिलाइज भी नहीं हुई। तो आपने स्मार्टली क्या किया, जो चीज़ की इंपॉर्टेंस है, पहले जिसका एग्जाम है पहले आपने उस पर फोकस कर लिया, उसके बाद में फिर नेक्स्ट एग्जाम्स का देखते हैं। तो ये चीज़ इस तरीके से आप जब चीज़ों को असाइन कर लेते हैं। सेकेंड क्या बताता है, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू टीम मेंबर्स। जैसे कि अगर आप कहीं पे ऑफिस में वर्क करते हैं, टीम में वर्क करते हैं, तो सबको ना इक्वली काम को आप डिवाइड कर सकते हैं। ये एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आपने सबको टाइमली काम डिवाइड कर दिया, इसको इतना करना है, इससे किसी एक पे बर्डन नहीं आता और आपका जो आउटपुट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा आपको ना जो टाइम है ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी से यूटिलाइज करना चाहिए। स्मार्ट का मतलब देखिए, स्मार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रियलिस्टिक एंड टी फॉर टाइमली बाउंड। तो स्मार्ट इस तरीके से जब आप चीज़ों को डिवाइड करते हैं स्मार्टली, तो ये चीज़, इससे आपका टाइम काफ़ी हद तक यूटिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मैनेज द अलोकेटेड टाइम एफिशिएंटली सो दैट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कैन बी कंप्लीटेड इन द स्पेसिफिक टाइम। तो जो टाइम पीरियड है ना उसको अपनी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग अलोकेट कर दीजिए, उस अकॉर्डिंग फिक्स कर दीजिए कि इतने देर इतने इस चीज़ को देनी है, चाहे इतने में कितना भी काम हो। जैसे कि मानिए आपकी मैथ्स वीक है, तो अब ये तो नहीं है ना कि पूरे 24 घंटे मैथ्स ही पढ़ते रहेंगे और सब्जेक्ट को ध्यान ही नहीं देंगे। कोई भी आप एग्जाम टारगेट करते हैं ना तो उस अकॉर्डिंग पहले अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट प्रिपेयर करिए। लिस्ट प्रिपेयर करने से क्या होता है कि आपको ना पता चल जाता है ये चीज़ें आ रही हैं, आप उनमें से उन पे फोकस करिए जो चीज़ आपका बहुत वीक है। तो जो चीज़ वीक है, जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए, और जो चीज़ आपको वन गो में समझ आती है उसको थोड़ा कम टाइम दे दीजिए। लेकिन चीज़ों को प्लानिंग के साथ में जब यूटिलाइज करते हैं ना तो टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है, और जब टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होता है तो किसी भी टाइप का स्ट्रेस आपकी बॉडी पे नहीं आता है।
नेक्स्ट यहाँ पे बता रखा है स्मार्ट गोल एनहेंस द फोकस ऑन एफर्ट्स एंड इंक्रीज द चांस टू अचीव द गोल। जो स्मार्ट गोल्स होते हैं ना, इससे आपका फोकस बढ़ेगा, फोकस बढ़ता है तो आप काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जितना अच्छे तरीके से आप काम को कर पाएंगे तो आपका गोल अचीव करने के उतनी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये था टाइम मैनेजमेंट का, यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की मीनिंग और सिग्निफिकेंस था। और अब नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो अभी मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, इस शीट में मैंने टाइम मैनेजमेंट का मीनिंग समझाया है। इसके बाद में अब हम करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ सिग्निफिकेंस दे रखे हैं, जैसे time management is an important tool that helps to succeed in work and other personal. By following time management, an individual or employee can achieve more success, meet deadlines, utilize opportunities, develop better professional reputations, contribute in greater productivity and efficiencies, lead a balanced life, have more leisure time, reduce stress level, overcome procrastinations, क्या चीज़ है ये, procrastinations and achieve personal and professional goals. देखिए, जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना तो आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। टाइम मैनेजमेंट करने से जब आप टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं तो आप एज अ इंडिविजुअल, और या चाहे आप एम्प्लॉय है, चाहे आप कहीं पे जॉब करते हैं नहीं करते हैं, चाहे आप दिन में घर पे रहते हैं, कुछ भी आप करते हैं ना, तो एज अ इंडिविजुअल आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकती है। आपका जो टाइम है, एक टाइम फिक्स होता है ना कि इतने टाइम तक वो काम आपको करना है, तो उससे पहले ही आप वो चीज़ को कर लेंगे। इसके अलावा जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, अपना जो प्रोफेशनल रेपुटेशन है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्या होता है, एग्जांपल से मैं आपको ये समझाती हूँ। जैसे कि मानिए इग्नू का ही मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको इग्नू के ना असाइनमेंट्स करने हैं, तो अगर आप टाइम रहते ही असाइनमेंट्स को डेली बेसिस पे डिवाइड कर लेंगे कि एक दिन में आपको हाफ असाइनमेंट लिखना है, एक दिन में आपको एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, तो डेली बेसिस पे आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर अगर आपका टाइम रहते वो काम कंप्लीट हो जाता है, जो चीज़ आपने टारगेट सेट किया है, तो उस टाइम को आप कहीं और पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इससे आपको एक सक्सेस मिलेगी। जब आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, टाइम को प्लानिंग के साथ में यूटिलाइज नहीं करते, तो दिन के घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। मानिए आप टीवी देखने के लिए बैठे, लेकिन आपने कोई ना टाइम सेट नहीं करा है कि आपको कितनी देर टीवी देखनी है, तो आप क्या करते हैं, जैसे जैसे चैनल चेंज होता रहता है ना, आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो आप बैठे तो थे कि चलो थोड़ा रिलैक्स हो जाए 30-20 मिनट्स, और फिर वो कब 4-5 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो टाइम मैनेजमेंट से एक बैलेंस क्रिएट होता है जो कि काफ़ी अच्छी लाइफ आपको दे सकता है। स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा, क्योंकि डेली बेसिस के काम आप टाइम पे डिवाइड कर देंगे, तो उस टाइम पे आपको वो काम करने की हैबिट अपने आप ही हो जाएगी। इससे कोई भी काम पेंडिंग नहीं होगा, कोई भी काम ड्यू नहीं रहेगा कि हाँ ये चीज़ आपको अभी करनी है। तो इससे टाइम मैनेजमेंट के बहुत सारे आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंस बता रखे हैं। अब कुछ सिग्निफिकेंस दे रखे हैं टाइम मैनेजमेंट के एज अ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। तो फर्स्ट आपको दे रखा है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एवरी टास्क हैज़ अ डेडलाइन, इन दिस रिगार्ड टाइम मैनेजमेंट नेसेसिटीज प्लानिंग फॉर द स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स इन टू डू लिस्ट फॉर डे टू डे इंपॉर्टेंट टास्क एट वर्क प्लेस। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी कंपनी या ऑफिस का बता रखा है कि हर एक काम की ना एक डेडलाइन होती है कि डेली बेसिस पे इतना काम करना होता है, या एक काम आपको दे दिया जाएगा और उसको आपको इतने दिनों में कंप्लीट करके देना होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक टाइम प्लानिंग हो जाएगा कि आपको इतने आवर्स में इस काम को कंप्लीट करना है, इतने आवर्स आपको रेस्ट करना है, इतने आवर्स में आपको ये चीज़ करनी है। तो जब आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं ना डे टू डे बेसिस पे, तो उससे क्या होता है, आपके सारे काम यूटिलाइज हो जाते हैं। और फिर जब आप प्लानिंग करते हैं तो उस टाइम पे आप देखेंगे कि आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा आवर्स भी बच जाते हैं, जिसमें आप अपनी कुछ अलग से पर्सनल एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं, जो चीज़ आपको खाली टाइम में करना पसंद हो। कोई आपने कुकिंग कर ली, बुक्स वगैरह पढ़ ली, फ्रेंड से बातें कर ली, या फिर सोशल साइट्स को यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ आप उस टाइम पे यूटिलाइज कर लेते हैं अगर आप टाइम प्लानिंग के साथ में चलते हैं तो। नेक्स्ट आता है डिसिप्लाइन एंड डेडिकेटेड एंड पंक्चुअल एम्प्लॉयज बिकम द फेवरेट ऑफ द सुपीरियर्स। जो आपके हेड होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो जो डेडिकेटेड होते हैं, डिसिप्लिन एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो उनके फेवरेट बन जाते हैं कि काम को लेके काफ़ी हद तक वो सीरियस होते हैं। दे डोंट कीप वर्क पेंडिंग एंड फिनिश ऑफ टास्क फॉर एज पर रिक्वायरमेंट। तो वो क्या होते हैं, जो अपने काम को लेके पंक्चुअल एम्प्लॉयज होते हैं, वो किसी भी काम को ना नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ते, वो अपने जो भी उनके टास्क वगैरह होते हैं उसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, डेली बेसिस पे वो टास्क को अचीव करते हैं, ताकि कोई भी स्ट्रेस उनके ऊपर ना आ पाए।
और इन केस ऑफ क्रिटिकल इश्यूज दे डिस्कस विद देयर co-workers और इमीडिएट रिपोर्टिंग बोस्ट एंड फाइंड आउट अ सोल्यूशन टू अचीव टारगेट्स एंड सेव टाइम। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे क्या होता है कि अब ना कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई भी मैथ्स का आप टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, वो आपको टफ लग रहा है, तो आपने क्या किया, आप उसको लेके बैठ गए। बट ऐसा हो सकता है कि आप उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करके आप अपने किसी सीनियर से उसके बारे में पूछ लें। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का बता रखा है कि कोई क्रिटिकल इशू होता है, कुछ ऐसा टास्क होता है उनको नहीं समझ में आता, तो वो अपने को-वर्कर से या फिर जो उनके बॉस होते हैं उनसे वो चीज़ें पूछ के कन्वे करके और टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं और टाइम से उस काम को ख़त्म कर लेते हैं, बजाय इसमें कि खुद से ही आप उसमें लड़े जा रहे हैं और चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता है। नेक्स्ट आपको पॉइंट यहाँ पे क्या बता रखा है, टाइम मैनेजमेंट। ये 2 पॉइंट्स हो गए। टाइम मैनेजमेंट इंकरेजेस एन एम्प्लॉय टू रिमेन प्रोडक्टिव और प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। अब जब आप छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं ना, जैसे कि आपको डेली बेसिस पे ना एक करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी है, तो आपका एक टारगेट सेट है कि आपको डेली बेसिस पे ये वीडियो देखनी है। तो उससे क्या होता है, आपकी एक रेगुलरिटी बनी होती है, आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब कभी भी अगर आप उस वीडियो की जो रेगुलरिटी है, जो आपको डेली बेसिस पे एक वीडियो देखनी थी, उसको कभी अगर ऐसा टाइम आया कि कोई घर में फंक्शन है या आपके एग्जाम से या किसी वजह से आप बिजी हो गए, तो उस वीडियो को आपने एक दिन पेंडिंग करा, आपके अंदर आलस नहीं आएगा, चलो ठीक है दो देखनी है देख लेंगे। बट जब वो चीज़ बढ़ती चली जाती है, मानो 4-5 वीडियोस हो गई या 5 to 6 1 वीक की वीडियोस हो गई और आपको डेली एक वीडियो देखनी थी, लेकिन आप ड्यू टू सम रीजन आप उसको नहीं देख पाए, तो जो एक वीक का आपके पास में मटेरियल कलेक्ट हो गया ना, तो फिर आप उसको छोड़ देते हैं, आप उसको करना नहीं चाहेंगे। तो जब आपका टाइम मैनेजमेंट होता है ना, तो उससे आपको एक हिम्मत मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमें प्रोडक्टिव रहना है या टास्क को सबको कंप्लीट करना है। कई बार ओवरबर्डन वर्क भी हो जाता है, वो इसीलिए होता है कि आप ना फ्रस्ट्रेशन की वजह से, जैसे ओवरबर्डन वर्क होता है ना, तो उस टाइम पे आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकती है और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। तो जो ओवरबर्डन तभी होता है जब या तो आपने अपना काम एक के बाद एक दिन आप टालते चले गए। उससे क्या होता है, जब आपका काम टालते हैं तो उस टाइम पे आपको काम करने का मन नहीं करता और फिर बाद में आपके पास में इतना काम हो जाता है कि आप सोच के डर जाते हैं कि अब आप उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो यही चीज़ें हैं कि डेली बेसिस पे जब आप टारगेट सेट करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसको अचीव करने का पूरा ट्राई करें, एक अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करें, जिससे कि आप डेली बेसिस पे कामों को अपना कंप्लीट कर पाएं और टाइम रहते ही उसको कंप्लीट कर पाएं। इसके अलावा जो टीम लीडर होता है जनरली आइडेंटिफाइज द टाइम वेस्टर्स एट वर्क प्लेस एंड डिस्करेज द एम्प्लॉयज टू वेस्ट टाइम ऑन द अनप्रोडक्टिव टास्क दैट यील्ड्स ऑन नो रिजल्ट। और जो टीम लीडर्स होते हैं वो इन चीज़ों को कैप्चर करते हैं कि कौन अपना टाइम वेस्ट कर रहा है वर्क प्लेस पे और कौन अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, और इसका जो साइड इफेक्ट है वो आपकी जॉब पे आपको देखने को मिलता है। अगर आप एज अ फ्रेशर वहां पे गए हैं, आपका कुछ खास सैलरी पैकेज नहीं और आप कंपनी के लिए कुछ ज़्यादा भी नहीं करें, तो वो आपको बहुत ईजिली बाहर कहीं फेंक सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ती है। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइज्ड वेल ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयज होते हैं ना, जो अपना टाइम सेट करते हैं, कितने टाइम में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, टास्क को डेली बेसिस पे कंप्लीट करके देते हैं, तो उनका करियर काफ़ी इफेक्ट रहता है और कंप्लीट करते हैं वो अपने टास्क को ऑन टाइम के ऊपर, जिसकी वजह से जो उनका करियर है वो तो पीक पे जाता ही जाता है, प्लस जो कंपनी है या जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं तो उसकी भी रेपुटेशन काफ़ी पीक पर रहती है। An individual employees keep herself himself updated, assign some leisure time in daily schedule to check updates on his organization's websites। अब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई काम करते हैं ना उसमें गधे की तरह बस लगे रहें, आपको यही नहीं पता हो कि उसमें कुछ नया हो रहा है, ऐड तो क्या हुआ है या क्या उसमें नए चेंजेस आए हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपडेट रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपका फ्री टाइम होता है या थोड़ा बहुत आपको रिलैक्स का टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप चीज़ों से अपडेट हो सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा स्ट्रेस आपके माइंड पे नहीं आता है। और जब आप टाइम को यूटिलाइज करके चीज़ों को करते हैं तो स्ट्रेस बिल्कुल भी आ ही नहीं पाता है, क्योंकि आपको पता है इतने टाइम में आपको ये चीज़ करनी हो तो आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो आपको टाइम मैनेजमेंट की जितनी भी ये टेक्निक्स दे रखे हैं, ये हैबिट ऑफ डिसिप्लिन है कि आप कितना डिसिप्लिन में रहते हैं, कितने चीज़ों को आप पंक्चुअल हैं, कितना आप चीज़ को कॉप अप कर पाते हैं, कितना आप अपना आउटपुट दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। प्लस इसमें एम्प्लॉय की जो रेपुटेशन होती है, इमेज के साथ साथ जो कंपनी या जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी ग्रोथ भी काफ़ी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है जब आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे थे। इट इज़ टू बी नोटेड दैट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, तो जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो किसी को भी सक्सेस पाने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। इसके अलावा आप अपने फर्म में या फील्ड में जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आप टॉप पे बने रहते हैं, काफ़ी ये हेल्पफुल हो जाता है। और इसके अलावा ये जो स्टडी है ये एम्फेसाइजेस करती है कि जो लोग जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉय जो अपना टास्क डेली बेसिस पे ऑन टाइम कंप्लीट करते हैं, उनको स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू अदर वंस। तो ये सब पॉइंट
पॉइंट से आपके पास में सिग्निफिकेंस दे रखे थे। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग आती है कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो पहले हम कॉन्सिक्वेंस करेंगे, उसके बाद में बेनिफिट्स करवाऊंगी। पहले तो कॉन्सिक्वेंस देखिए, कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं टाइम मैनेजमेंट के। Consequence of wasting time or failing to manage time effectively leads to the following undesirable circumstances। तो अगर मानिए आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, अपने टास्क को टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाते, तो ये सब चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं। जैसा कि एक जो इंडिविजुअल है ना, उसकी डेडलाइन निकल जाएगी। कई बार होता है कि आपकी जो लास्ट डेट होती है असाइनमेंट सबमिशन की, एग्जाम्स की, एग्जाम फॉर्म फिलिंग की, या आपको एक काम करने के लिए ना हर एक की एक डेडलाइन आपको दे रखी होती है, तो वो कई बार क्या होती है, वो आगे निकल जाती है, आप उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, विच अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड रेपुटेशन। तो उसके लिए जब आप एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं, चाहे आप अपने टीम लीडर से, अपने बॉस से, या अपने टीचर से, किसी से भी जब आप उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं, तो ये जो आपकी रेपुटेशन है ना, उसके ऊपर काफ़ी इफेक्ट डालता है। और उसके अलावा प्रोडक्टिविटी में भी, क्योंकि जो काम आप पहले कर सकते थे उस टाइम पे फिर आपने वो किया नहीं, और बाद में जब आपके पास में और सारे काम थे करने के लिए, तो आपके ऊपर एक तरीके का बर्डन क्रिएट हो जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है पुअर प्रोफेशनल रेपुटेशन अफेक्ट द हेल्थ एंड करियर। जो प्रोफेशनल रेपुटेशन अगर आपकी खराब है, तो उससे आपका हेल्थ और करियर दोनों ही इफेक्ट रहेगा। प्लस इसकी वजह से आपके घर में भी चीज़ों में लड़ाई हो सकती है कि या मतलब एक स्ट्रेस का माहौल क्रिएट हो सकता है कि आप वहाँ पे, क्योंकि ये जो स्ट्रेस रहेगा ना, प्रोफेशनल स्ट्रेस जो रहता है, वो आप अपने घर पे निकालेंगे, तो वहाँ पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है। इट कॉजेज हाई स्ट्रेस लेवल, और काम कंप्लीट नहीं होता, टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं होती, तो स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपकी हेल्थ प्लस जॉब परफॉर्मेंस और जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं, चाहे आपके कलीग्स के साथ में, चाहे अपने टीम मेंबर्स के साथ में, चाहे आपकी फैमिली के साथ में, तो उन सब के ऊपर भी एक नेगेटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। नंबर 4 इज इनएफिशिएंट वर्क फ्लोज विच अफेक्ट द कोऑर्डिनेशन एंड प्रोडक्टिविटी। नंबर 5 इज रिजल्ट इन पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क विच अफेक्ट्स द आउटपुट। अगर आपका काम है उसमें कुछ कमी आती है, तो ऑब्वियसली आउटपुट में भी कमी आएगी। जहाँ पे आपको एक दिन में काम कंप्लीट करना था, वहाँ आप उस काम को 4 से 5 दिन में करें, तो उससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उस पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6 इज स्पेंडिंग लेस क्वालिटी टाइम विद फैमिली अफेक्ट्स रिलेशनशिप एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वहीं पे अगर आप अपना काम का इतना स्ट्रेस लेते हैं, जॉब का काम है, ऑफिस वर्क आपका इतना ज़्यादा है, उसको आप टाइमली मैनेज नहीं करते, तो उसका एक बर्डन क्रिएट होगा, और बर्डन क्रिएट होगा तो इसकी वजह से आप अपनी फैमिली के साथ में जो क्वालिटी टाइम है वो बहुत कम स्पेंड कर पाएंगे, अपनी फैमिली को कम टाइम दे पाएंगे, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो खराब होगा, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि घर में लड़ाई रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी, तो उनकी भी जो करियर है ना, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चीज़ थी आपके पास में कॉन्सिक्वेंस से, कॉन्सिक्वेंस ऑफ टाइम वेस्टिंग टाइम के। और आप पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ टाइम वेस्ट मैनेजमेंट। सॉरी, अब कुछ बेनिफिट्स आपको दे रखे, जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दे रखा है इंसुलेट्स द हैबिट्स ऑफ पंचुअलिटी एंड डिसिप्लिन। बेनिफिट्स क्या होते हैं, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना, तो आप बहुत ही पंचुअल रहते हैं और डिसिप्लिन रहते हैं। जो भी चीज़ आपको करनी है टाइमली करेंगे, कहीं पे भी लेट नहीं होंगे, इस टाइम पे आपको ये चीज़ करना है, टू डू लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, और जो जॉब के या फिर जो भी आपके घर के जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं वो इसमें आप ऐड करेंगे, जो कि आपके टाइम पे कंप्लीट करने हैं। प्लस आप अपनी प्रायोरिटी देखेंगे कि कौन सा काम कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से काम को पहले ख़त्म करना चाहिए, जिससे कि बाद में उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऑन अ पर्टिकुलर डे अगेंस्ट द स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स। तो हर एक काम के लिए एक आप पर्टिकुलर टाइम टेबल बना लेंगे, टाइम स्लॉट डिसाइड कर देंगे कि इतनी देर आपको टीवी देखना है, इतनी देर मूवी देखनी है, या इतनी देर बाहर खेलना है, इतने टाइम में घर का काम करना है, ये पढ़ना है, वो करना है। तो ये सब चीज़ें जब आप टाइम मैनेजमेंट करके चलते हैं, तो ये सब चीज़ें यूटिलाइज होती हैं और सब कुछ टाइम पे कंप्लीट होता है। इससे आपके ऊपर एक बर्डन क्रिएट नहीं हो पाता है। और प्लस आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है। टू डू लिस्ट होती है ना, तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलती है कि आपको आज के दिन में ये काम करने, इतने इतने आवर्स में इसको यहाँ पे इतना कंप्लीट करना है। प्लस आपको एक आइडिया लगता है कि आपके पूरे दिन का आउटपुट ये था, आपने आज का पूरा दिन के 24 घंटे आपने इस चीज़ में यूटिलाइज करें, तो ये आपको एक पंचुअलिटी और डिसिप्लिन देता है। सेकेंड आता है कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्लस जो इंडिविजुअल का जो मोरल होता है ना, वो बूस्ट होता है। तो ऑब्वियसली आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी तारीफ होगी। जब आपका काम बहुत टाइम पे कंप्लीट होगा, तो आपको किसी से कुछ नेगेटिव सुनना नहीं पड़ेगा, तो उससे आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक बूस्ट हो जाता है। नेक्स्ट आता है एनकरेजेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इंपॉर्टेंट टास्क। इसके बाद में जब टाइम मैनेजमेंट एक बार आप सीख जाते हैं ना, आपका 1-2 दिन में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, लेकिन जब आपकी टेक्निक्स आपको समझ आती हैं कि आपको ऐसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ऐसे प्रायोरिटी देनी है, कौन सा इंपॉर्टेंट टास्क है उसको पहले करना है, अनइम्पॉर्टेंट का टास्क या जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आप बाद में करेंगे, तो इससे आपके अंदर एक प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट होती है। आपको समझ में आता है कि आपकी पर्सनल लाइफ है, ये आपका वर्क प्लेस है, यहाँ पे ये काम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये काम इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों ही फील्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस कर
पाते हैं, और स्ट्रेस नहीं आएगा अगर आपकी बैलेंसिंग ठीक तरीके से रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में डेवलप ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स है, जो भी आप काम सीख रहे होते हैं, कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, उनमें काफ़ी हद तक डेवलपमेंट होती है। एंड इंडिविजुअल एम्प्लॉय बिकम मोर ऑर्गेनाइज ड्यू टू द टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट होता है तो उससे आप काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी और ही कीप्स अ फ्रिक्वेंटली यूज आइटम्स सच एज इंपॉर्टेंट फाइल, फोल्डर्स, स्टेशनरी एक्सेट्रा द प्रॉपर प्लेस। अब जब आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाते हैं तो आप अपनी हर चीज़ को ना बहुत ही पर्टिकुलर प्लेस पे रखेंगे कि यहाँ पे आपको इसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। जब आपको ये चीज़ चाहिए हो तो आपको ऑन द स्पॉट मिल जाए। वहीं पे जब आपको टाइम की वैल्यू नहीं होती, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते, तो कहीं पे भी कुछ भी रखा होता है। जैसे कि अगर आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की हैबिट है, अगर आप रात को ये चीज़ डिसाइड कर ले कि आज सुबह आपको ये चीज़ पढ़नी है, तो उसको पहले ही अपनी स्टडी टेबल, बेड पे, जहाँ पे भी आप पढ़ते हैं, तो आपको रात को सोने से पहले ही आपने क्या किया कि उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल था जो आपको पढ़ना था, टॉपिक, कंसेप्ट, तो उससे रिलेटेड सारे मटेरियल को आपने एक जगह पे रख दिया। तो इससे क्या है, जब आप सुबह उठेंगे ना तो आपका माइंड एकदम फ्रेश होगा और आपको ये चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि क्या पढ़ूँ और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप ये चीज़ को लेके काफ़ी क्लियर होंगे कि आपको इस टाइम में ये चीज़ पढ़नी है, तो उससे आपका जो माइंड है ना वो स्ट्रेस नहीं होगा, प्लस आप उस टाइम को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे, और इससे जो आपकी एनर्जी और टाइम दोनों ही काफ़ी हद तक सेव हो जाते हैं। प्लस जो डिस्ट्रैक्शन होती है उससे भी आप अवॉइड हो सकते हैं। कई बार होता है सामान ढूंढने के चक्कर में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल हो जाते हैं कि कुछ और करने का मन कर जाता है उसकी जगह पे। तो ये चीज़ हो सकती है कि आपने जिस सब्जेक्ट के लिए, जिस टॉपिक के या जिस काम के लिए वो टाइम को डिसाइड किया है, तो वो चीज़ आप उसी टाइम पे कर देते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इम्प्रूव स्किल्स ऑफ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। अब यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको देखिए, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो कंट्रीब्यूट करता है बेटर प्लानिंग में और फोरकास्टिंग में। जो चीज़ आपने प्लान करा उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली जो लर्नर है ना वो सीख सकता है कि अपने करियर प्लानिंग को कैसे करना है। अभी आप करंट में क्या चीज़ कर रहे हैं, मानिए आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उसके बाद में आपको क्या चीज़ करनी है, कौन सी फील्ड में जाना है, तो इस चीज़ को लेकर आप पहले से ही क्लियर होते हैं, तो एक कन्फ्यूजन नहीं रहती, स्ट्रेस नहीं रहता, और फिर आपको उसी स्टेप्स, उसी फील्ड के अकॉर्डिंग या उसी डायरेक्शन में अपने स्टेप्स को 1 बाय 1 आगे बढ़ाते चलते जाना होता है। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी आपकी चैलेंज करती है, अफेक्ट करती है, कोई काम है आपको नहीं समझ में आ रहा, स्ट्रेस हो रहा है, कोई काम है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो उसका अगर आप रिलैक्स होकर सोचेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। अगर आपको वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं। तो इससे आपका जो टाइम है ना वेस्ट होने से बचेगा और एक वो अच्छे सेंस में यूटिलाइज हो सकता है। इन दिस रिगार्ड्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेसेसरी चेंजेस इन द सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग इज द रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है रियलाइज गोल्स विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन। अब जो आपके पास में, मैंने ये आपको स्टार्टिंग में बताया कि जैसे आपका जो टाइम पीरियड निकल गया है तो वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो टाइम आपके पास में आगे बचा हुआ है उसको आप कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये चीज़ आपके ऊपर हाथ में होती है। तो आप अपने गोल्स को रियलाइज कर सकते हैं जो आपके पास में शॉर्टेस्ट टाइम स्पेन होता है, जैसे कि दोज इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हु स्ट्रिक्टली फॉलो एंड वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान टू डू दिस दे रियलाइज देयर गोल्स विद इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम स्पेन। अब जो लोग ना एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ में चलते हैं, हर चीज़ को टाइम देते हुए कि हमें इतनी देर में ये चीज़ कंप्लीट करनी है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करते हुए चलते हैं, तो उनको जो सक्सेस मिलती है ना वो बाकी लोगों के कंपैरिजन में जल्दी मिलती है। प्लस जो उनका गोल होता है वो काफ़ी जल्दी और टाइम पे अचीव हो जाता है। इसके अलावा जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है टाइम का, उसमें इफेक्टिव मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स इन मीटिंग द टारगेट्स। जो भी आप टारगेट सेट करते हैं उसको आप अच्छे तरीके से मिल पाएंगे और टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएंगे, जो आपकी डेडलाइन है उससे मीट कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ें एक तरीके से वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि एक क्वांटिटी प्रोड्यूसर्स बनना चाहते हैं, या फिर जो जिनकी रेपुटेशन उनको बहुत प्यारी होती है कि हाँ हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या एम्प्लॉयज़ के सामने आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी रखनी है, और वो अपने वर्क को काफ़ी सीरियसली भी लेते हैं। लेकिन जो लोग अपने वर्क को सीरियसली नहीं लेते या फिर अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो वो उनका जो काम होता है, जो आउटपुट होता है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, उनका काम टाइम पे ख़त्म नहीं हो पाता है, एक अलग तरीके का स्ट्रेस क्रिएट रहता है। स्ट्रेस की वजह से फैमिली और बिजनेस या फिर फैमिली और वर्क दोनों में एक तरीके का बैलेंस नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है। तो यही सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रखे हैं। इसके अलावा जो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी
एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करता, ना आपकी प्रोडक्टिविटी को। एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के अलावा वो एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है कि आप अपने गोल्स तक टाइम पे पहुंच जाए, वो भी शॉर्टेस्ट और कम से कम टाइम के अंदर। तो ये कुछ आपको बेनिफिट्स दे रखे थे टाइम मैनेजमेंट के कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं आपको। तो आप पंचुअल हो जाएंगे, इसके अलावा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा सॉरी। इसके अलावा आप खुद को एनकरेज कर पाएंगे, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टास्क है उसको इंपॉर्टेंस देंगे तो आप खुद को आपको एक एनकरेजमेंट मिलेगी, एक अंदर से आएगा कि हाँ चलो हमें लाइफ में अब कुछ करना है। इसके अलावा जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स है वो डेवलप हो जाएंगी। आपकी जो स्किल्स है किसी चीज़ को कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो ये सब चीज़ें आपकी वर्क पे हो जाएंगी। और प्लस जो आपका गोल है वो आपको टाइम रहते मिल जाएगा। सो माय डियर व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं अब आपको करवाऊंगी टाइम मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। ये वीडियो आज यहीं तक, आप अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं और चीज़ों को काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।